बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बताऊँगी। ज्योमेट्रिक मीन की डेफ़िनेशन अगर आप देखें, हर किताब में डेफ़िनेशन लिखी होगी और इसी तरह की तकरीबन इससे मिलती-जुलती डेफ़िनेशन होगी। तो आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से याद कर लें, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो पढ़ा रही हूँ, उस बुक में से ही मैं डेफ़िनेशन आपको बताऊँगी। द ज्योमेट्रिक मीन इफ अ सेट ऑफ द पॉज़िटिव, यहाँ इफ नहीं है, ऑफ है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ द n पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ ये लिखने का मकसद ये है कि आप ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ मालूम तब कर सकते हैं जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हों। अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज डाटा में मौजूद हैं तो आप कतन भी ज्योमेट्रिक मीन मालूम नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अगर आपके पास वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x1 से लेके xn तक, यानी कि कोई भी वैल्यूज हैं, 5 हैं, 7 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 8 हैं, या सो ऑन, जितनी भी हैं, is the, अब ज्योमेट्रिक मीन है क्या, इज द nth पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द पॉजिटिव रूट। ठीक है, पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू। तो ये क्या है, अगर आपके पास nth रूट आपने लेना है, अगर आपके पास n वैल्यूज होंगी तो आपने कौन सा रूट लेना है, nth पॉजिटिव रूट लेना है। ठीक है, क्योंकि रूट भी पॉजिटिव क्यों लिखा गया है, क्योंकि नेगेटिव रूट भी होता है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू। आपने क्या करना है, उन तमाम वैल्यूज को, जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं, उन तमाम को आपने मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेने के बाद आपने क्या ले लेना है, उसका पॉजिटिव रूट लेना है nth। अगर आपके पास 5 वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट करने के n वैल्यूज हैं आपके पास, तो x1 से लेके xn तक आपने इनका क्या लिया है, प्रोडक्ट लिया है। प्रोडक्ट लेने के बाद ये सिंबल यूज करने का मकसद क्या है कि ये nth रूट है, इसके इधर क्या लिखा हुआ है, nth रूट है, यानी कि हम दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं, 1/n आपने उसकी पावर ले लेनी। ठीक है ना? तो याद रखिए, आपने बात किया पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं निकाल सकते। ठीक है, और आपने क्या करना है, nth आपने रूट ले लेना है प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज का। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास 5 वैल्यूज होंगी तो आप 5th रूट ले लेंगे। अगर आपके पास 7 वैल्यूज होंगी तो सातों को मल्टीप्लाई करके 7th रूट ले लेंगे आप। अच्छा, अब फर्ज करें कि व्हेन द नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द गिवन डाटा आर स्मॉल, तो तब तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हेन द नंबर ऑफ द वैल्यूज आर लार्ज, तो तब मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट लेना ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वैल्यूज को शॉर्ट करने का एक मेथड हमारे पास है, वो क्या है, लॉग ले लेना। तो लॉगरिथम की फॉर्म में जब हम लेते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यही पावर, जब हम इसी पावर पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बोथ साइड पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, और एंड पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय n। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बेसिक ये है, और ये भी, ये जो है ना, ये बेसिक फार्मूला नहीं है, बल्कि ये उससे थोड़ा सा एडवांस फार्मूला है। अब देखें, अगर फर्ज करें कि आपके पास जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है, 5.12 आपको दी गई है एक एग्जांपल। ठीक है ना, आपको 5.12 एक एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है। दिया गया है डाटा क्या है, आपके पास 3 डिजिट है। अगर इस तरह शॉर्ट आपके पास आए डाटा, यानी कि 2, 4 और 8 आए, इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन मांग करना हो तो आप क्या करेंगे, 2, 4, 8, और इसका ये क्या ले लिया आपने, थर्ड रूट ले लिया है, यानी कि इसकी पावर आपने ली है 1/3। जब 64 का आप कैलकुलेटर से थर्ड रूट लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे रूट का मतलब है 1/3, आपने क्या लेनी है, उसकी पावर 1/3 लेनी है। देन अब आप देखिए, ज्योमेट्रिक मीन आपने लेना है, एक और क्वेश्चन है जिसमें 4 वैल्यूज हैं आपके पास। 4 वैल्यूज हैं तो आपने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, इन 4 की 4 को प्रोडक्ट ले लेना है, और आपने इसका 4th रूट ले लेना है। 1/4 आपने पावर लेनी है, यानी कि, तो उसका आंसर आ गया 5। तो बड़ा इजी मेथड है ये ज्योमेट्रिक मीन, एक सिंपल सी बात है कि आपने कैसे निकालनी है। अच्छा, अब एक और इन्होंने, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड अप्लाई किया गया है। अब थोड़ी सी वैल्यूज आपकी कंपैरेटिवली हैं, तो ये भी इतनी बड़ी नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई ना किया जाए, लेकिन बेहतर होता है कि इस तरह के डाटा पे आप लॉग वाला मेथड अप्लाई कर दें, क्योंकि ये देखें 18 और 22 और 16, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना, कॉम्प्लिकेटेड बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, और उसका फिर आप इतने ही रूट लेंगे तो मुश्किल हो सकती है आपको ना। लेकिन वैसे भी आपको मेथड तो सीखना ही है ना, लॉग ऑफ एक्स वाला भी। तो देखिए जी, कैसे आपने करना है इसको। ये 5 है, 10 है, 13, आपने ऐसे इसको टेबल की फॉर्म दे देनी है। एक्स के बाद आपने क्या करना है, इसका लॉग ऑफ एक्स करना है। क्योंकि आपने लॉग ऑफ एक्स इसलिए किया है कि आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आता है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कह रहा है कि हमने एक्स का लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद हमने इसको सम करना है, सम करने के बाद हमने इसको उसी तादाद पे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद हमने उसका एंटी लॉग लेना है, तो हमारा काम ज्योमेट्रिक मीन का आंसर तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला का क्या काम है कि लॉग ऑफ एक्स आपने लिया, आपने 5 का लॉग ले लेना है कैलकुलेटर से, फिर 10 का लेना है, 13 इस तक 22 का आपने लॉग लेके
आपने इन तमाम को क्या कर लिया है, सम कर लिया है। सम करने के बाद क्या करना है, आपने इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर देंगे जी। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, एन की जगह आपने क्या लगा देना है, 6 लगा देना है क्योंकि 6 वैल्यूज थी, और इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो ये मेथड जो है ना लॉग वाला इस तरीके से अप्लाई होगा। देन एक ग्रुप डाटा में आपने क्या करना है, अगर आपके पास ग्रुप डाटा मौजूद होगा ना, तो आपने करना ये होगा कि ग्रुप डाटा में जो फॉर्मूला होगा इसका, वो ये करना है आपने कि x1 जो होगा आपका, x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी ना, x1 की पावर आपने f1 ले लेना है, x2 की पावर आपने f2 ले लेना है, x3 की पावर आपने f3 ले लेना है, सो ऑन xn की पावर आप fn ले लेंगे, और उसके बाद आप क्या ले लेंगे, nth रूट ले लेंगे फॉर द स्मॉल नंबर ऑफ द वैल्यूज। ठीक है ना, यानी कि अगर हम देखें तो ग्रुप डाटा के लिए वो क्या है, ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, और ग्रुप डाटा ही के लिए एंटी लॉग वाला फार्मूला ये आ गया, यानी कि लॉग ऑफ x के को मल्टीप्लाई किया गया f से। ठीक है, उस फॉर्मूले जो पिछला फॉर्मूला था लॉग वाला, उसमें अनग्रुप डाटा के लिए उसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है कि लॉग ऑफ एक्स के साथ वहाँ पे सम था, लेकिन यहाँ पे सम और लॉग ऑफ एक्स के दरमियान एफ आ गया। और नीचे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रुप डाटा का जो समेशन एफ होता है वो एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपने फिर इसके भी दो फार्मूले देख लेने, इनको याद कर लेना आपने अच्छे तरीके से। तो कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम द फॉर्म डाटा, तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर आपके पास एक्स भी मौजूद है, एफ भी मौजूद है, तो जो आसान वाला मेथड बेसिक फार्मूला अगर हम यूज़ करें, तो बेसिक फार्मूला में क्या कह रहे हैं कि x1 की पावर f1, यानी कि पहले x को उसी की फ्रीक्वेंसी उसकी पावर में ले लेनी है आपने। तो पहला x क्या था, 8 था, 8 की हमने स्केल ले लिया, फिर 10 का हमने क्या ले लिया कि पावर 5 ले ली है, फिर 12 की पावर हमने 9 ले ली है, फिर 14 की पावर 3 ले ली है, और 16 की पावर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। और उसके बाद इसका रूट कौन सा लेना है हमने, समेशन f। क्या रूट लेना है बेटे, n और समेशन f क्या होते हैं, बराबर होते हैं ग्रुप डाटा में, 20th रूट ले लेना है, यानी इसकी जो पावर है 1/20 से आपने इसको क्या करना है, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने किससे ऊपर उसकी पावर लेनी, 1/20, उसकी पावर क्या लेनी, 1/20। 20th रूट का मतलब ये बनता होता है, जैसे ये इन्होंने लिखा है आखिर में 1/20, 20th रूट का ये मतलब होता है। देन आपने जब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये मेथड आपको आना चाहिए, ये ग्रुप डाटा में जो बेसिक मेथड है वो ये है। ठीक है, अब बात ये है कि अगर थोड़ा सा भी आपके पास ज़्यादा डाटा हो तो इस मेथड को करना इतना आसान नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा आसान क्या होता है, लॉग वाले मेथड को हम कर लें। ठीक है, तो लॉग वाला मेथड क्या कह रहा है कि आपने एक्स का लॉग लेना है, उसके बाद उसकी कोरस्पॉन्डिंग एफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यही काम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि लॉग ऑफ एक्स आपने करना है, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, आपने इनका लॉग ले लेना है, लॉग लेने के बाद आपने इनको एफ से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है ना, यानी कि 0.90309 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। आपने इनका सम ले लेना है, सम लेने के बाद आपने जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है समेशन एफ आपके पास 20 है, आपने इसको इस पर डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आई है देखते हैं, ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, 21, ये 1.05 आई है। ठीक है, 1.058 आई है। इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कट भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये लिखते हैं 1.058 लिखते हैं। ठीक है, या 1.06 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है कि अब आपने इतनी बड़ी वैल्यू ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने एंटी लॉग ले लेना है इस वैल्यू का, तो आपको बस 11.43 आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड है जी ज्योमेट्रिक मीन का करने का। एक और क्वेश्चन इन्होंने बताया आपको, अब इसमें ये आपके पास वेट इन किलोग्राम है, लेकिन ये आप नज़र आ रही है कि ये क्या है, क्लास इंटरवल है। अगर क्लास इंटरवल हो तो मैंने आपको पहले ही बताया ज्योमेट्रिक मीन का जैसे हम करते हैं कि हमने मिड पॉइंट मालूम करने होते हैं। तो मिड पॉइंट मालूम करने का क्या मेथड है, 55 + 59 करेंगे आप। ठीक है, जो भी आंसर आ जाएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देन 60 + 64 करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट आता है। जब ये मिड पॉइंट का कॉलम आपके पास आ गया तो आपने इसका लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एफ से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। ये वैल्यूज फाइंड करके आपने क्या करना है, इसको आपने 60 पे डिवाइड कर देना है और फिर इसका एंटी लॉग ले लेना है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। देन है 5.16 है जो है ना आपके पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो है ना इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो भी ज्योमेट्रिक मीन से किए जा सकते हैं। सही है, इसको एक स्पेशल केस के तौर पे आप इसको मेमोराइज करें। और आपने याद रखनी है बात, जहाँ पे भी रेट ऑफ इंक्रीज होगा, चाहे वो पॉपुलेशन में हो चाहे वो रुपीज़ में हो, ठीक है, तो हमने ज्योमेट्रिक मीन जो अप्रोप्रिएट जो एवरेज होती है वो क्या होती है, ज्योमेट्रिक मीन होती है, और उसको सॉल्व करने का मेथड ये होता है।
तो देखते हैं इसको। द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज मेजर्ड विच in the first decade has the 10%, in the second 15% and the third 22%। ठीक है ना, कितना कितना जो है ना पहले डिकेड जिनके पहले 10 सालों में कितना इंक्रीज आया है, 10% आया है। अगले 10 सालों में 15% इंक्रीज हो गया। थर्ड जो डिकेड था अगले उससे भी अगले 10 सालों में 22% हो गया। कंप्यूट द एवरेज रेट ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये तीन जो इंक्रीज आए हैं इनकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीज के लिए आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन ही यूज करना है। तो लेट द पॉपुलेशन 100 है, फर्स्ट करें सपोज करें, तो पॉपुलेशन आफ्टर इंक्रीज विल बी, अब देखें अगर 100 है तो 10% इंक्रीज का मतलब क्या बना, 110 हो गई होगी। और सेकंड पे क्या होगी 115 हो गई होगी। थर्ड पे क्या हो गई होगी, 122 हो गई होगी। सो द अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द परसेंटेज इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिक इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने याद रखना है कि परसेंटेज इंक्रीज के लिए जो अप्रोप्रिएट एवरेज है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब आप क्या करेंगे, इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने इसका थर्ड रूट ले लेना है। ये बेटा समटाइम इसकी पावर ऊपर लिखी जाती है यहाँ पे, जैसे कि ये इस जगह पे लिखी जाती है। ठीक है, तो बेल आपने इसकी थर्ड 1/3 पावर लेनी है आपने इसकी। जब ले लिया आपने, उससे बेशक आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे यकीनी तौर पे, तो 115.56 आंसर आ गया। प्रोडक्ट लेने के बाद इसका थर्ड रूट लिया गया तो ये आंसर आ गया। अब आपने देखना है कि कितना इंक्रीज है। अगर परसेंटेज इंक्रीज करनी है तो 115.56 माइनस 100, क्योंकि ये 100 आपने खुद से एज्यूम किया था, तो कितना इंक्रीज आ गया, 15.56 इंक्रीज आ गया। आपने याद रखनी है। तो है द परसेंटेज इंक्रीज कितना आ गया इसका, 15.56। तो ज्योमेट्रिक मीन के इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो, रेट ऑफ इंक्रीज वाली, और आप इस पर थमेटिक मीन अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो है ना ज्योमेट्रिक मीन का टॉपिक अब खत्म हो गया। आपने ये सारे फॉर्मूले भी याद करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में।